पिछले कंटेंट में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर 4 केस किए थे। अब बारी है केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 आपके सामने है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। हमने बताना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट को स्प्लिट कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है। सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, सबको मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस या सॉल्ट वाटर में या मोल्टन स्टेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहां पर एक्वस का मतलब वाटर है। अब भैया ये कैथोड पर जाता है, ये एनोड पर जाता है, ये तो सबको मालूम ही है। कैटायन कैथोड पर जाता है, एनायन एनोड पर जाता है। अब कैटायन कैथोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एनायन एनोड पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब बताइए कैटायन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जितना पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में चेंज हो जाएगा। एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, एक्वस का मतलब वाटर। अब वाटर भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है। वाटर कैथोड पर H2 गैस लिबरेट करता है और वाटर एनोड पर O2 गैस लिबरेट करता है। यह मैंने आपको पिछले कंटेंट में बताया था। तो वाटर H2 गैस लिबरेट करता है कैथोड पर। अब दो कंपटीशन हो गए, एक कंपटीशन सिल्वर मेटल, एक कंपटीशन हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर कौन जीतेगा? जिसका इनॉट ज्यादा होगा। अब बताइए ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ये नेगेटिव साइन में है और ये पॉजिटिव साइन में है, तो पॉजिटिव साइन वाला ज्यादा होगा। तो कैथोड पर वो रिएक्शन जीतती जिसका इनॉट ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स ये रिएक्शन नहीं जीतेगी तो H2 गैस लिबरेट नहीं होगा। ये रिएक्शन जीतेगी तो ऑफ कोर्स सिल्वर आयन सिल्वर में डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड का फैसला बच्चों आ चुका है। क्या फैसला है? सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। बस आंसर आ गया कैथोड पर। अब एनोड पर आते हैं। ये कैटायन कैथोड पर जाता है, एनायन एनोड पर जाता है। NO3 माइनस एनोड पर जाएगा, माइग्रेट होगा। ये क्या हो गया? कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा। नाइट्रेट आयन एनोड पर रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन एट ऑल। क्यों रिएक्शन नहीं करता? इसका रीजन मैंने ऊपर दिया है, मैं बताने वाला हूं, वेट एंड वॉच। अब बताइए एक्वस का मतलब वाटर। वाटर क्या करेगा? एनोड पर O2 गैस लिबरेट करता है ऑफ कोर्स। अब एजी इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा। कहां? एनोड पर। मैंने बताया था आपको प्लेटिनम और गोल्ड की बारे में बात नहीं हुई थी, प्लेटिनम के बारे में बात हुई थी। चलिए मैं गोल्ड के बारे में भी बता देता हूं। प्लेटिनम गोल्ड को छोड़कर सारे मेटल इलेक्ट्रोड एनोड पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये पिछले कंटेंट में मैंने की पॉइंट में लिखा था, ठीक है। अब बताइए एजी एनोड पर पार्टिसिपेट करेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे पार्टिसिपेट कराना है। इस रिएक्शन को आपने उल्टा कर देना है। इसमें सिल्वर आयन सिल्वर में डिपॉजिट होगा, यहां सिल्वर आयन में सॉल्यूशन में आता रहेगा। तो इस तरह से एजी जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड पर पार्टिसिपेट करेगा। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, कितना सिंपल है। एजी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, सिल्वर आयन में चेंज हो गया। अब बताइए इन तीनों रिएक्शनों में सेकंड वाली रिएक्शन तो है ही नहीं। अब फर्स्ट रिएक्शन थर्ड रिएक्शन में कंपटीशन है। एनोड पर कंपटीशन में वो जीतता है जिसका इनोट कम होता है। अब ये वाला इनोट कम कि ये वाला इनोट कम? ऑफ कोर्स ये वाला कम। तो ये रिएक्शन नहीं जीतेगी, ये रिएक्शन जीत जाएगी। सिल्वर मेटल सिल्वर आयन में चेंज होता रहेगा, सॉल्यूशन में आता रहेगा। तो एनोड पर ही फैसला हो गया बच्चों, सिल्वर आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन। इस तरह से बच्चों आपका सिल्वर नाइट्रेट विद एजी इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ गया। कैथोड पर एजी डिपॉजिट होगा, एनोड पर सिल्वर आयन सॉल्यूशन में आते रहेंगे। कितना सिंपल है। अब सबके मन में क्वेश्चन होगा ये रिएक्शन क्यों नहीं किया? कैटायन ने तो कैथोड पर रिएक्शन कर लिया, एनायन ने एनोड पर रिएक्शन नहीं किया। इसका हक था रिएक्शन करने का, ये रिएक्शन नहीं कर रहा। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, नाइट्रेट आयन का जो नाइट्रोजन है उसने क्या करना था? उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करना था। एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इंकार कर दिया। क्यों कर दिया इंकार? ये देखो, मैंने नाइट्रेट आयन जो है उसमें नाइट्रोजन पर बार लगा दिया, 11+ का रूल। इसको X मान लिया। X मानकर मैंने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। X
+3 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है नाइट्रोजन का? +5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बताइए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा? 5। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, सारे लॉस कर दिए। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कितना आसान सा आंसर है। इस बच्चों सेकंड रिएक्शन इन दोनों को कंपटीशन नहीं दे पाएगी, इन दोनों में कंपटीशन होगा। एनोड पर जो कंपटीशन होता है तो वो जीतता है जिसका इनोड कम होता है। ऑफ कोर्स ये वाली रिएक्शन जीत जाएगी। सिल्वर आयन में सॉल्यूशन में आता रहेगा, सिल्वर मेटल सिल्वर आयन में चेंज होता रहेगा और सिल्वर आयन सॉल्यूशन में आता रहेगा। इससे बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। केस नंबर 5 ये काफी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता नाइट्रेट आयन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब करते हैं केस नंबर 6। काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने इसको काफी सिंपल बना के आपके सामने दिया, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब करना क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि इन दोनों के बीच में फर्क बताना है कि अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चेंज आएगा। याद रखिए यहां प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करते, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये सबको मालूम होना चाहिए। इनके अलावा सब पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहां पर सिल्वर था तो सिल्वर ने पार्टिसिपेट किया है, देखिए जरा पार्टिसिपेट किया है। प्लेटिनम गोल्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने एक शॉर्ट नोट बना रखा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, केस नंबर 6 में। इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैथोड में कौन सी गैस देता है? H2। एनोड पर कौन सी गैस देता है? O2। सिंपल सा है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैथोड में कौन सी गैस देता है? H2 और एनोड में वो H2OA2 नेगेटिव में चेंज हो जाता है। इस H2OA2 नेगेटिव कहते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन, यानी कि कैथोड पर दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, एनोड में चेंज आ गया। ये शॉर्ट नोट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में आएगा, सीधा आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, अब करना यह है कि दोनों फर्क देख लेना है। ये 18m का होता है, 18m का मतलब 18 मोलैरिटी, 18 मोल्स होते हैं इसके। ठीक है, और ये कितना m का होता है? 1m का, यानी कि कुल मिला के ये मतलब हुआ ये 1m से ज्यादा का होता है। ठीक है, 1m में E नॉट निकाला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 1 के अलावा जितनी भी कंसंट्रेशन होती है वहां E निकाला जाता है। E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E कैसे निकाला जाता है? नस्ट इक्वेशन, आपको मालूम ही होगा, नस्ट इक्वेशन से E निकाला जाता है। नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, नस्ट इक्वेशन। हमें नस्ट इक्वेशन का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां ये काम आएगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो 18m में E नॉट वैलिड नहीं होता है, E नॉट केवल 1m पर वैलिड होता है। ये खास पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलिए अब ब्रेक डाउन कर लेते हैं बच्चों। 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया। अब बताइए कैथोड पर कौन जाएगा? कैटायन। एनोड पर कौन जाएगा? एनायन। सिंपल सा। 2H पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन गिनोगे? 2, और H2 गैस आ जाएगी। अब दोनों वाटर तो होगा ही, भले कम ज्यादा होगा तो पक्का ही, इसमें ही वाटर होगा, इसमें ही वाटर होगा। अब वाटर ने क्या करना है? कैथोड में H2 गैस लिबरेट करनी है। वाटर कैथोड पर H2 लिबरेट करता है, एनोड पर O2 लिबरेट करता है, ये सबको मालूम है। तो H पॉजिटिव ने भी क्या किया? H2 लिबरेट किया। वाटर ने भी क्या किया? H2 लिबरेट किया। तो बच्चों क्या समझे बच्चों ये कि दोनों ही रिएक्शन H2 लिबरेट कर रही हैं, तो कंपटीशन तो नहीं रहा ना, ये भी H2 लिबरेट करेगा, ये भी H2 लिबरेट करेगा, तो आंसर दोनों केसों में H2 ही आएगा। कितना सिंपल हो गया। ठीक है, अब एनोड पर आते हैं। अब ये एनोड में पार्टिसिपेट करेगा और एनोड पर वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा, जाहिर है दोनों में वाटर तो होगा ही। अब चलिए ये बन जाएगा पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन, मैंने नाम लिखा आपके सामने, और H2O2 में लिबरेट होता है एनोड पर। H2 का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो जब भी H2 का इलेक्ट्रोलिसिस होता है कैथोड पर तो H2 गैस आती, एनोड पर O2 आती। मैं बार बार ये बात बताता हूं क्योंकि ताकि याद हो जाए आपको। अब बताइए, चलिए डाइल्यूट पर बात करते हैं क्योंकि डाइल्यूट पर E नॉट वैलिड है। जब E नॉट वैलिड है तो हम
जाहिर है हमारे सामने E0 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो E0 पर कौन जीतता है? जिसका E0 कम होता है। बताइए ये कम कि ये कम? ऑफ कोर्स ये वाला कम, तो ये जीत जाएगा। जब ये जीत जाएगा तो O2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब लेंगे तो E0 पर O2 लिबरेट होगी। मैं बार बार बताना चाहता हूं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 1m का है, तो E0 वैलिड होगा, E0 वैलिड होगा। तो E0 यहां भी, E0 यहां भी है। E0 पर कम E0 वाला जीतता है, तो कम इसका E0 है, ये ज्यादा ये कम, तो O2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैथोड पर H2 देता है, एनोड पर O2 देता है। इसको याद करने का तरीका कितना आसान है। डाइल्यूट का मतलब वाटर ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा तो वाटर इज अ विनर, और वाटर के दो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है, कैथोड पर H2, एनोड पर O2। तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अब चलिए बात करते हैं, अब कंसंट्रेटेड में क्या करेंगे बच्चों? E0 तो वैलिड है ही नहीं, E वैलिड है। अगर E वैलिड होगा तो बच्चों का E वैलिड होगा तो क्या करें? अच्छा, कैथोड में कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि दोनों H2 है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एनोड पर आ रही है, ये अलग है, ये अलग है। या तो ये जीतेगा या ये जीतेगा। अब करना क्या है? E0 को E में चेंज करना है। यहां कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, नस्ट इक्वेशन को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता देता हूं आपको। जब E निकालते ना E, तो ये वैल्यू कम आ जाती है। किससे कम आ जाती? इससे कम आ जाती है। ये वैल्यू इससे कम आ जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कम कितनी होगी? 1.16 आ गई, लेट्स से। इससे कम करना है। नेक्स्ट इक्वेशन में जब हम E निकालेंगे तो E जो आएगा वो इससे कम आ जाएगा। E क्यों निकालेंगे? क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता रहे हैं, वहां पर E0 वैलिड ही नहीं होता, E वैलिड होता है। जब E निकालेंगे तो E इससे कम आ जाएगा। मैंने मान लो 1.16 ले लिया। अब बताइए एनोड पर कौन जीता? कम वाला जीता है। कम वाला ये कम है कि ये कम? अब की बार ये कम हो जाएगा। तो बताइए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कौन जीता? H2A2 नेगेटिव जीत गया। कितना आसान आंसर है बच्चों। आंसर बस यही है कि E0 इज रिप्लेस्ड बाय E, और E नस्ट इक्वेशन से निकालेंगे, और नस्ट इक्वेशन से E निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगी 1.96 जो E0 है, ये अब E में चेंज होगा, E में चेंज होगा तो ये वैल्यू इससे कम आ जाती है। एनोड पर कम वाला जीतता है। अब ये कम नहीं है, अब ये कम है। कौन कम है? 1.16। मैंने अपनी तरफ से ले ली वैल्यू, आपको इतना याद रखना कि 1.23 से कम आ जाएगा। आपको नस्ट इक्वेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो जब ये 1.16 हो जाएगा या 1.23 से कम हो जाएगा तो कम वाला जीत जाएगा। तो इस तरह से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो एनोड पर H2A2 नेगेटिव देगा। तो कई बच्चे बोलते हैं इसको तो आपने चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया। अरे इसको चेंज क्यों करना है? ये तो वाटर है, वाटर थोड़ी ना डाइल्यूट कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट तो ये होगा ना, SO4 नेगेटिव पर फर्क पड़ेगा, वाटर को फर्क नहीं पड़ेगा डाइल्यूट कंसंट्रेटेड से। वाटर तो वाटर है बच्चों, वो O2 ही लिबरेट करेगा, चाहे उसे किसी भी फॉर्म में ले लो। ठीक है, तो चेंज हमने ये वाली वैल्यू की है। और ये वाली वैल्यू चेंज क्यों की है मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि 18M में E वैलिड होता, E0 वैलिड नहीं होता। तो E0 को आपने रिप्लेस करना पड़ेगा E से। और ये वैल्यू मैंने जो ली है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ले ली है कि ये वैल्यू इससे कम होगी, तो मैंने एक वैल्यू ले ली। इस टॉपिक का लास्ट केस नंबर 7, मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। एक टैंक में आपने लेना मोल्टन NaCl, दूसरे टैंक में आपने लेना एक्वस NaCl, दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या फर्क आएगा ये बताना है। ये देखिए आपके सामने शॉर्ट नोट, मोल्टन NaCl एक्वस NaCl। मोल्टन NaCl एनोड पर Cl2 गैस देगा, कैथोड पर सोडियम मेटल देगा। अगर आपको लार्ज स्केल में सोडियम मेटल चाहिए तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दीजिए, कैथोड पर सोडियम मेटल मिल जाएगा। अगर आपने एक्वस NaCl लिया तो एनोड पर Cl2 गैस मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और लार्ज स्केल में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको अल्कली कहते हैं। इस रिएक्शन को 10th क्लास में कहते थे क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो का मतलब क्लोरीन, अल्कली का मतलब NaOH।
फर्क देख रहे हैं, एक में लार्ज स्केल में क्या मिलेगा, सोडियम मेटल, एक में लार्ज स्केल में क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्क देखिए, यही बताना चाहता था आपको इस नोट्स के जरिए। अब आइए इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपने को तोड़ देना है कैटायन एनायन में। कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन जाएगा एनोड पर, सबको पता है। एन के ऊपर एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम मेटल बन गया। अगर वाटर होगा तो वाटर कैथोड पर कौन सी गैस देगा, H2 गैस देगा। Cl माइनस एनोड पर जाएगा, Cl2 गैस में चेंज हो जाएगा, वाटर एनोड पर O2 गैस देता है। ये तो सबको पता ही है। अब आपने फर्क देख लेना, क्या फर्क है। मॉल्टन वाला जब केस लेंगे तो वाटर तो होगा नहीं, तो सिंपल वाटर होगा नहीं, यहां Na मिल जाएगा, यहां Cl2 मिल जाएगा, NaCl2। अगर एक्वस वाला केस हुआ तो दो रिएक्शन यहां पर होंगी, दो रिएक्शन यहां पर होंगी, दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा, सिंपल सी बात। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन जीतेगा, जिसका इनोड ज्यादा होगा। ये नेगेटिव में ज्यादा, ये नेगेटिव में कम, जो नेगेटिव में कम वो ज्यादा होता है। तो देखिए कौन सा गैस लिबरेट हुआ, H2, सोडियम मेटल डिपॉजिट नहीं हुआ, H2 गैस आंसर आ गया। एनोड पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनोड पर क्या होता है, एक्वस वाला केस ले रहे हैं। एनोड पर वो जीतेगा जिसका इनोड कम होगा, इनोड कम इसका है। तो क्या होना चाहिए था, O2 लिबरेट होनी चाहिए थी, बट आंसर क्या है, Cl2, इसलिए इंपॉर्टेंट। O2 को लिबरेट होना था, लिबरेट Cl2 हो गया। कुछ तो कांड हुआ है, इस कांड को बच्चों कहते हैं ओवर पोटेंशियल। H2 to O2 सफर्स ओवर पोटेंशियल। इस रिएक्शन का ओवर पोटेंशियल हो जाता है। व्हाट इज ओवर पोटेंशियल, बड़ा सिंपल। ओवर मतलब ज्यादा, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। कई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो होती हैं, पॉसिबल तो होती हैं, बट उनको जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। एग्जिस्टिंग वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, कंटिन्यू रह सकें। ऐसे केसों का आ जाता ओवर पोटेंशियल। रिएक्शन नीड्स हायर वोल्टेज टू कैरी ऑन। रिएक्शन को ज्यादा वोल्टेज चाहिए कैरी ऑन होने के लिए, यानी कि H2 से O2 इस वोल्टेज पर होगी, एग्जिस्टिंग वोल्टेज है, लेकिन ये रिएक्शन इस वोल्टेज पर स्टॉप हो जाएगी। इसको जारी रखने के लिए हमें यहां से ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी। समझे इस बात को, ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को जारी रखने के लिए। अब ये दोनों लगभग सेम है, आसपास ही है। ये 1.23 है, 1.36 है। अगर इसको ज्यादा वोल्टेज दी, तो एक केस के बाद ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एनोड पर कौन सी रिएक्शन जीतती है, कम वोल्टेज वाली। तो आंसर O2 नहीं आया, Cl2 आ गया। ये देखिए ओवर पोटेंशियल। H2 से O2 सफर्स ओवर पोटेंशियल। H2 to O2 सफर्स फ्रॉम ओवर पोटेंशियल। अब आप बोलेंगे भैया यहां तो आपने ओवर पोटेंशियल नहीं कराया, 1.96 1.23, ये नियर अबाउट नहीं है, बड़ा फर्क है इन दोनों में। लेकिन ये दोनों नियर अबाउट है, लगभग पास में। अगर इसको ज्यादा वोल्टेज दी तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की वोल्टेज कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। आंसर O2 नहीं आएगा, Cl2 आएगा। तो ये है बच्चों मॉल्टन NaCl, एक्वस NaCl का फर्क। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। ज्यादा अगर सोडियम चाहिए इंडस्ट्री में तो मॉल्टन NaCl लो, अगर ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो एक्वस NaCl लो। अब आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया, बड़ा सिंपल है। देखिए अब यहां H2 आया, ये आया, ये तो आया नहीं, तो Na पॉजिटिव पड़ा रहेगा, क्योंकि जीता तो ये ना, ये जीता, ये रिएक्शन तो हुई नहीं, तो Na पॉजिटिव एज इट इज पड़ा रहेगा। यहां से Na पॉजिटिव, यहां से OH नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर क्या देंगे, NaOH दे देंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इस रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। ये दोनों कंबाइन होती हैं तब बनती है रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको कंबाइन होते हुए नहीं दिखाया, लेकिन को समझ जाइए जब रिएक्शन कंबाइन होंगे तो Na पॉजिटिव यहां से OH नेगेटिव यहां से NaOH बन जाएगा, तो दैट इज अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। इसे 10th में क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्यों कहते थे, व्हाट इज द क्लोरो, क्लोरीन, व्हाट इज द अल्कली, NaOH। ये केस नंबर 7 है। तो ये रिएक्शन ओवर पोटेंशियल हो जाएगा, ओवर पोटेंशियल हो जाएगा तो रिएक्शन इस एग्जिस्टिंग वोल्टेज पर नहीं होगी, इससे ज्यादा पर होगी। ये नियर अबाउट है, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये कम पड़ जाएगा। अब आपने प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करना है,
कौन सा क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। आपने क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का 3.18, ओल्ड बुक में, नई बुक में 2.18। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।